हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में CT3 का पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक इन नेचर। टोटल 12 कंपाउंड्स का लिस्ट हमें दे रखा है और ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कितने कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं? साइक्लिक कंपाउंड में जहां पे कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होता, ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। और अगर कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है तो बेसिकली ये कंपाउंड या तो एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। डिपेंड करता है कि कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपाउंड में कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो उस केस में इस कंपाउंड को एज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर कंपाउंड में कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। जहां पे भी कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा, केवल वही कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है। कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है और ये तो बेसिकली बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया तो इसको क्या बोल दिया? फिनॉल। फिनॉल इज एरोमेटिक। 6 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये तो लोकलाइज्ड है, क्योंकि पाई गैप पाई गैप पाई, पाई का यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है तो नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। ये बेसिकली कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। तो बाकी के कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, ये आप खुद आइडेंटिफाई कर लेना। मैं केवल इतना बता देता हूँ कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे नॉन एरोमेटिक हो सकता है। कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, एंटी एरोमेटिक सॉरी नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। नेगेटिव गैप पाई गैप नेगेटिव। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंस में ये क्या आ जाएगा? एरोमेटिक। ट्रोपाइलियम आयन एरोमेटिक होता है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। यहाँ कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, इसको आप चाहें तो इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इस तरीके से इस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब देखेंगे तो इस कंपाउंड में भी आपको कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नजर आएगा। तो ये भी नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये भी नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। पाई, गैप और गैप, यहाँ कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। बीच में एक sp3 कार्बन आ गया और यहाँ पे अगर sp3 कार्बन है तो बेसिकली कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं है, इसीलिए आपने इसको क्या क्लासिफाई किया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है फ्यूरान। फ्यूरान की स्ट्रक्चर है, ये लॉन पेयर कैसे होते हैं? डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर, गैप पाई गैप लॉन पेयर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है तो ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक। हमें कौन सा क्लासिफाई करना है? नॉन एरोमेटिक। अभी तक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड केवल एक ही आया है, नेगेटिव गैप पाई गैप नेगेटिव, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। ये sp3 कार्बन आ गए यहाँ पे, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे ये एक sp3 कार्बन आ गया, पाई गैप और वापस से गैप आ गया, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, टोटल 3 कंपाउंड नॉन एरोमेटिक आए अभी तक। और ये लास्ट साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये बेसिकली एक्सेप्शनल कंपाउंड है। इसके बारे में आपने पढ़ा है कि पाई गैप पाई, इस तरीके से अगर आप देखो तो सारे कंपाउंड में रेजोनेंस नजर आ रहा है, लेकिन इस सारे कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होता है, ये बेसिकली टब शेप हो जाता है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी तो रेजोनेंस नहीं होगा। कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस अगर नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे तो फिर इसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। 1 2 3 4, टोटल 4 कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, तो इन कंपाउंड्स को एज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्लासिफाई किया जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसा आपको कुछ दे रखा है, हाउ मेनी काइरल कार्बन। तो काइरल कार्बन पे बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। और इस तरीके से अगर साइक्लिक कंपाउंड आता है तो आपको बता रखा है कि हमेशा 3 डिग्री कार्बन एटम पे फोकस किया करो, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन एटम पे 4 डिफरेंट ग्रुप आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कार्बन एटम 3 डिग्री तो नहीं है, 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप है। एक तो OH है, एक H है। इधर अगर साइकिल में मूव करोगे, इधर साइकिल में मूव करोगे, दोनों तरफ डिफरेंट एनवायरमेंट है, तो बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन काइरल है। सिमिलरली ये 3 डिग्री कार्बन काइरल होगा। इसको मत बोल देना ये sp2 है, sp2 में टोटल 3 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। हमें कितने ग्रुप प्रेजेंट करवाने हैं? 4, मतलब कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो 1 काइरल कार्बन, 2 काइरल कार्बन, 3 काइरल कार्बन, 4 काइरल कार्बन, 5 काइरल कार्बन, 6 काइरल कार्बन, यहाँ पे ये 7 काइरल कार्बन। अब ये असाइक्लिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेकिन पक्की बात है कि ये 3 डिग्री कार्बन भी काइरल ही होगा। क्या क्या प्रेजेंट है? CH3H, ये इतना बड़ा ग्रुप,
और ये इधर का असाइक्लिक ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये कार्बन भी कायरल है। और इसके आगे अगर जाओगे तो ये कार्बन कायरल नहीं है, दोनों CH3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कायरल कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। तो पहले दो क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको इजी मिलेंगे, तो इस पेपर में आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले दो क्वेश्चन में आपने क्या आइडेंटिफाई किया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे बोलते हैं और किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन हो सकते हैं, ये दोनों कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन सभी के सही होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट नंबर ऑफ that compound which is least reactive towards electrophilic substitution reaction। तो बेसिकली चार कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इनके ऊपर नंबर इंडिकेट किया हुआ है 1 2 3 4, और ऐसा नंबर आपको राइट करना है जहां पर प्रेजेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है ये लोएस्ट हो। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोग इसको गलत कर सकते हैं। नंबर क्या इंडिकेटेड है 1 2 3 4। पहला कंपाउंड आपको क्या दे रखा है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और PH। सेकंड कंपाउंड क्या है, टॉलिन है, बेसिकली बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा रखा है, क्या बोलता है यूपीएससी नेम में मिथाइल बेंजीन, और क्या बोल सकते हैं कॉमन नेम में टॉलिन। ये क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये इधर से क्या हो गया OH लगा दिया तो फिनॉल हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाना, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली इधर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, उस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो वो बाकी तो रिएक्शन को आगे बढ़ाने की बात आ गई, प्रोडक्ट बनाने की बात आ गई, फिलहाल केवल आपको रेट कंपेयर करना है। तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन रिंग पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग अगर ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो फास्ट होता है। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए, +M + Hc, और +I अगर है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा, और अगर -M -Hc और -I ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्लो होता है। तो आप सब क्या सोचोगे कि सर ये +M लगाता है, ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, CH3 + Hc लगाता है, और C डबल बॉन्ड और डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है पाई बॉन्ड। तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ही माइग्रेट करते हैं, इसी तरीके से रेजोनेंस होता है, तो इसका क्या लग रहा है -M। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग रिंग कौन सी आ जाएगी, OH, जहां पे +M लग रहा है, और सबसे कम एक्टिवेटिंग या उसको क्या बोल देंगे डीएक्टिवेटिंग रिंग कौन सी आ जाएगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। तो आप क्या सोचोगे कि फर्स्ट में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा, स्लो होगा या स्लोएस्ट होगा, लेकिन ये आंसर गलत आएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये सही से नहीं बनाया, यहाँ पे ये PH भी है, PH बेंजीन रिंग है, तो ऐसा थोड़ी कि आपको इसी बेंजीन रिंग पे अटैक करवाना है। इनफैक्ट इस बेंजीन रिंग पे तो अटैक होगा भी नहीं, क्योंकि इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड हो। यहाँ इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन पाई की तरफ जाते हैं, +M लग रहा है इस रिंग के लिए, तो +M अगर लगेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल पहले इधर अटैक करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अच्छे से हो सकता है क्योंकि +M लग रहा है। तो बताइए केवल एक ही ऐसा ग्रुप है क्लोरोबेंजीन में Cl, जहां पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पे स्लोएस्ट होगा। तो आंसर 3 होगा, फास्ट नहीं होगा। केवल आपको इतना चेक करना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में PH को, अगेन फिनाइल को कंप्लीटली आप अच्छे से बनाओ, और उसके बाद चेक करो कि यहाँ पे कौन सी फिनाइल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा और फास्ट होगा या स्लो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी था, इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, इसकी रिएक्शन हमने किया है PH MgBr एक्सिस, मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और आपसे ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल यूज किए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमने पेपर में पता नहीं कितनी बार सॉल्व कर रखे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या मिलता है, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन बहुत अच्छा बेस भी होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होती है, कार्बोनिल कंपाउंड में,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? एसिड डेरिवेटिव्स में। और एसिड बेस कहाँ हो सकता है? ग्रेगनार्ड रिएजेंट से कार्बोनाइन बेस तो आपको मिल ही रहा है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एसिडिक प्रोटॉन। ये एक्सिस में आपको दिया हुआ है। तो बताइए इसके x मोल अगर हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बहुत इजी बना के दे रखा है, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, तो दो तो एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए 2 pH माइनस आपको चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम जब pH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा। लीविंग ग्रुप लीव करने के बाद एसिड डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन में। और जब ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया तो फर्दर ही कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद फाइनली अल्कोहल तक कन्वर्ट करके छोड़ता है। तो यहाँ पे pH के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, इधर pH के 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो बेसिकली 4 pH माइनस का रिक्वायरमेंट है। तो 4 pH MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 4 मोल्स का रिक्वायरमेंट है, और ये 4 मोल्स मैक्सिमम इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आंसर कितना आ गया? 4। टोटल 3 क्वेश्चन अभी तक, टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 में आपसे ये पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल। टोटल आपको कितना लिस्ट ये दे रखा है? 1 2 3 4 5, टोटल 9 स्पीशीज का लिस्ट आपको दे रखा है, और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कितने इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में एंटी ऑर्बिटल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल अपने पास न्यूट्रल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। अब स्पीशीज क्या है? NH4+, और स्पीशीज है H+, BH3, CS3+, ये अपने पास कार्बीन आ गया, NH3, CS3 C डबल बॉन्ड और पॉजिटिव असाइल कैटाइन, H2 आ गया, NO2+ आ गया, और SO3 आ गया। तो बताइए इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NH4+ में क्या प्रेजेंट है? NH3+ H+ इलेक्ट्रोफाइल होता ही है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो H+ इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। H+ इलेक्ट्रोफाइल है, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में BH3 या B2H6 ही तो होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। CS3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता ही है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो 4th p ऑर्बिटल है ये खाली है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही सकता है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बिन का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल होता है। NH3 अमोनिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, और बाकी के 2 ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, एक भी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली नहीं है। वाटर न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। SO3 कई केसेस में इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पोलर पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, सल्फर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर बेसिकली एम्प्टी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर एटम को देगा, तो सल्फर और न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। SO3 एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सल्फोनेशन में आपको बता रखा है। सिमिलरली कार्बोक्सिलेशन में आपको बता रखा है कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल का भी यूज हम करते हैं। तो टोटल मिला के अपने पास इलेक्ट्रोफाइल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस हाउ मेनी आर SN2TH रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी हैं, इन रिएक्शंस में से आपको बताना है कि कितनी जगह पर SN2TH रिएक्शन होता है। तो SN2TH रिएक्शन होने के लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? एसिड डेरिवेटिव, और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मतलब रिएजेंट अपने पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। एसिड डेरिवेटिव में आपको दे रखा है CS3COCl,
CH3CONH2 अमाइड है, CH3C डबल बॉन्ड और C2H5 एस्टर भी दे रखा है, CH3CH एसिड भी दे रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी SN2TH रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन दे रखा है ये SN2TH होगा या नहीं होगा, कंप्लीट रिएक्शन देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन जस्ट एक जनरल में आपको बता रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में SN2TH रिएक्शन होता है। अगेन एस्टर दे रखा है, एस्टर में तो SN2TH होता ही है। सिमिलरली एसिड दे रखा है और यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है। अब देखना रिएक्शन किससे किया है, CH3NH2 से, Na प्लस Cl माइनस NaCl से, Na प्लस OH माइनस एक्वस NaOH से, Na प्लस OC2H5। अब इन्होंने तो कैसे बना रखा है NaOC2H5, तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूँ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड का जब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो कैटायन अलग हो जाएगा, एनायन अलग हो जाएगा। लेकिन कभी भी किसी कोवलेंट कंपाउंड का जब एक्वस सॉल्यूशन बना है तो उसको आप इस तरीके से ब्रेक करके मत लिख देना, ऐसा कैटायन ऐसा एनायन। जैसे वाटर है, अब वाटर को कभी ऐसा ब्रेक करके मत लिख देना H प्लस और OH माइनस। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, कंप्लीटली अटैक करेगा, H प्लस और OH माइनस कभी भी मत लिख देना, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड कभी भी इस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होंगे। वापस एस्टर की रिएक्शन आपने H2O से किया इन एसिडिक मीडियम, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से किया है इन एसिडिक मीडियम। आइडेंटिफाई करना है कि कितनी जगह SN2TH रिएक्शन हुआ है। तो SN2TH में एसिड हैलाइड एसिड डेरिवेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। टोटल 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ये रिएक्शन तो होगा, SN2TH रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली यहाँ पे Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप कौन है, NH2, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि NH2 से बेटर लिविंग ग्रुप तो Cl माइनस है। ये रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है तो SN2TH होगा, लेकिन अभी ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। सिमिलरली OH माइनस बेसिक मीडियम है, तो OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और ये OC2H5 जो बेटर लिविंग ग्रुप है चला जाएगा। बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, पक्के से होता है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल बन जाएगा। SN2TH रिएक्शन ही है। यहाँ पे क्या है, OC2H5 माइनस और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, और OC2H5 माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, बहुत अच्छा बेस भी है। बेस यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर लेगा, तो SN2TH पे तो ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो एसिड बेस ही हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस Na प्लस सोडियम एसिटेट, और ये क्या बन जाएगा, C2H5OH। और ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल भी होगा। आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा है। लेफ्ट में अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और राइट में अपने पास क्या है, वीक एसिड C2H5OH अल्कोहल है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, एसिड बेस रिएक्शन है, SN2TH नहीं है। तो टोटल 2 रिएक्शन अभी तक SN2TH है। ये एस्टर आ गया वापस से, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में वाटर न्यूक्लियोफाइल होता है। वाटर इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, SN2TH है। वापस आपको क्या मिल जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। ये एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन है। अब यूजुअली OH तो क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और पुअर लिविंग ग्रुप है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में SN2TH नहीं होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में SN2TH रिएक्शन हो सकता है अगर आप एसिडिक मीडियम में ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये लॉन पेयर H प्लस पे अटैक करेगा तो OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH2 प्लस में। अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, तो बाकी के केसेस जैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। एसिड प्लस अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, एस्टर, और ये एस्टर बनता ही है कौन सी रिएक्शन से बनता है, SN2TH रिएक्शन से। 1 2 3 4 टोटल 4 रिएक्शंस ऐसी है जहां पर सक्सेसफुल SN2TH रिएक्शन होगा। तो ये SN2TH रिएक्शन आपने कंप्लीटली रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, C2H5O का रिएक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो C5H12O बन रहा है। C5H10O है, C5H10 एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो रिडक्शन करेगा, बेसिकली रिडक्शन करने के बाद उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा
और कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, C5H12O। तो यहाँ पे DU कितना हो गया, 0। मतलब इस कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है, सॉरी जो DU है वो पाई बॉन्ड ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर DU यहाँ पे साइकिल सेटिस्फाई करता तो साइकिल को तो रिड्यूस नहीं किया जा सकता इस कंपाउंड में, मतलब कि प्रोडक्ट में भी साइकिल प्रेजेंट होता, साइकिल प्रेजेंट होता तो इसका DU मेंटेन होता, DU मेंटेन होता तो 5 कार्बन एटम के लिए 12 हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकते थे। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एटम है, मतलब DU 0 है। तो बेसिकली रिडक्शन के बाद DU 0 हुआ। रिडक्शन से पहले DU कहाँ प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड बेसिकली अपने पास कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड भी हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया है, LiLH4 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का रिडक्शन करने के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाना पड़ता है, और फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्डो का हाइड्रोजनेशन अगर करना है, मतलब कि रिडक्शन अगर करना है, तो रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 का यूज किया जा सकता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चल गया कि C5H10O में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ये बेसिकली क्या हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि जब ये अल्कोहल बनता है तो अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो आपसे ये पूछा है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल कितने हो सकते हैं, और ये जो कंपाउंड X है, इनिशियली जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, ये सबस्ट्रेट कितने हैं, और फाइनली ये जो अल्कोहल बन रहा है ये अल्कोहल कितने हैं। और अल्कोहल बेसिकली 2 डिग्री बनना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये अल्कोहल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की आप काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग में केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करने हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको टोटल आइसोमर ही काउंट करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि 2 डिग्री अल्कोहल आपको किस तरीके से मिल सकता है। C5H10O, ये एल्डिहाइड बनाओ या कीटोन बनाओ या दोनों बनाए। अगर आपने एल्डिहाइड बनाया ना तो कुछ इस तरीके से होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलता है, H- हाइड्राइड डोनर होता है, H- ने अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड में। O- वाटर से क्या निकाल लेगा, एसिडिक प्रोटॉन। तो ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन के ऊपर एक R ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, इस कार्बन के ऊपर अभी भी वही R ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बन बेसिकली 1 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री, तो ये अल्कोहल कौन सा हो गया, 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल आपको नहीं चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए। इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ R1 R2 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका जब रिएक्शन करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। और अल्कोहल में दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट है, 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो ये आपको पता चल गया कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल X आपको क्या बनाना, कीटोन, और इससे 2 डिग्री अल्कोहल जब मिलेगा तो दोनों को काउंट करके आपको आंसर बताना है। कार्बन 5 है, DU आपको कहाँ खर्च करना है, C डबल बॉन्ड बनाने में। तो 5 कार्बन का बेसिकली कितना स्केलेटन पॉसिबल होता है, 3। एक तो N पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में C डबल बॉन्ड कहाँ लगाया जा सकता है, साइड में एल्डिहाइड बनेगा, हटा दो। इसमें कहाँ लगाया जा सकता है, इधर साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे। एल्डिहाइड है, हटा दो। कीटोन है एक, तो ये आपको कंपाउंड चूज करना है। सिमिलरली यहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे। फर्स्ट पे लगाओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकंड पे लगाओगे कीटोन, थर्ड पे लगाओगे कीटोन। तो टोटल 3 कीटोन्स पॉसिबल है जिनके LiLH4 के साथ रिएक्शन करने पे 2 डिग्री अल्कोहल आपको मिल सकता है। तो X तो आपने पता कर लिया, Y क्या है, नंबर ऑफ अल्कोहल, और फाइनली आंसर आपको क्या देना है, X + Y। तो X तो अपने पास हो गया 3 और Y अभी निकालना है। इन तीनों कीटोन्स को मैं बना देता हूं एक बार। ये कीटोन, ये कीटोन और ये कीटोन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब इसका रिएक्शन करेगा तो कीटोन से आपको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये अल्कोहल, इधर अल्कोहल, इधर अल्कोहल। कायरल कार्बन नहीं है तो ये एक ही अल्कोहल है, ये कायरल कार्बन है। तो यहाँ से बेसिकली एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। ये भी कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। तो 2 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया, 5। तो 5 तो अल्कोहल होगा और 3 कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या हो गया, X + Y दैट इज इक्वल टू 8। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। और जो पर्टिकुलर कंपाउंड आपको दे रखा है ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो कीटोन के कंपैरिजन में फास्ट होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के फैक्टर आपको पता ही है ना। सबसे पहले तो आप स्टेरिक क्राउडिंग देखते हो, तो स्टेरिक क्राउडिंग से क्या होगा, एल्डिहाइड में स्टेरिक क्राउडिंग कम होता है, तो एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट इन कंपैरिजन टू कीटोन फास्ट आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर इसके बाद मान लो कि अगर कोई दो एल्डिहाइड आ जाए तो स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर तो आपने एक बार देख लिया। अब बेसिकली आपको क्या देखना है कि कार्बोनिल कार्बन पे कितना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो इस R1 पे अगर आपने -m -Hc और -I लगा रखा है तो इनकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा। तो इस केस में ये जो फर्स्ट एल्डिहाइड है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट फास्ट आएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर कंपेयर करना है तो एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट फास्ट आता है। इन दोनों फैक्टर्स को यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत इजीली आ जाएगा। आपको जो एल्डिहाइड दे रखा है वो क्या है, बेंजल्डिहाइड के पैरा पे CH3 लगा रखा है। CH3 क्या लगाता है, +Hc। तो बेसिकली अपने पास बेंजल्डिहाइड हो सकता है जिसके पैरा पे या किसी भी पोजीशन पे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में ये जो अपने पास कंपाउंड दे रखा है इससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट आएगा। अब ये कंपाउंड सारे के सारे क्या है, मैं सारे नहीं लिखूंगा। फर्स्ट वाला एल्डिहाइड है, सेकंड एल्डिहाइड है, थर्ड एल्डिहाइड है, फोर्थ एल्डिहाइड है, फिफ्थ एल्डिहाइड है, सिक्स्थ एल्डिहाइड और सेवंथ एल्डिहाइड है। सारे ही एल्डिहाइड हैं, कीटोन नहीं है, क्योंकि अगर कीटोन दिया होता तो कीटोन में तो वैसा ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो जाता और एल्डिहाइड में फास्ट हो जाता। लेकिन टोटल 7 कंपाउंड आपको दे रखे हैं और सारे के सारे 7 कंपाउंड एल्डिहाइड ही हैं। अब ये देखना, इन 7 कंपाउंड में जो एल्डिहाइड है इसके पैरा पे इन्होंने कुछ लगा रखा है, तो 7 टाइम्स यहाँ पे पैरा पे मैं कुछ लगा देता हूँ। वहीं से आप आइडेंटिफाई कर लेना कि कहाँ पे रेट फास्ट आएगा, गिवन कंपाउंड में या क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है। OCH3 लगा दिया, Cl लगा दिया, NO2 लगा दिया, NCH3 होल ट्वाइस ये लगा दिया, OH लगा दिया, Cl लगा दिया और एक में आपने यहाँ पैरा पे कुछ नहीं लगाया, मतलब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। OCH3 क्या लगाता है, +m। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है इसके कंपैरिजन में स्लो आएगा। ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे फास्ट अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। NO2 -m यहाँ पे भी आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, लोन पेयर NH3 NR3 जैसा ग्रुप है, सॉरी NH3 नहीं NH2 या NR2 जैसा ग्रुप है, +m। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट स्लो आने वाला है। OH +m, Cn -m और हाइड्रोजन का कुछ नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे CH3 का +Hc लग रहा है। +Hc की वजह से ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा। तो 1 2 3 4 टोटल 4 केसेस ऐसे हैं जिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड में, जो क्वेश्चन में आपको एल्डिहाइड दे रखा है, इस एल्डिहाइड से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, हाउ मेनी आइसोमेरिक एरोमेटिक compounds C6H2Br4 are possible which on bromination with Br2 FeBr3 gives only one type of product। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली बहुत सिंपल है, इसमें कोई रिएक्शन पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, पॉसिबिलिटीज काउंट करनी है। आपको ये बनाना है C6H2Br4। तो बेसिकली बेंजीन में आपको 4 ब्रोमीन एटम अटैच करना है। अब ये 4 ब्रोमीन एटम आप कितने डिफरेंट तरीके से अटैच कर सकते हो, तो इसके डिफरेंट आइसोमर आप बना देना। इसमें से केवल वही आइसोमर आपको काउंट करना है जहां पर 5th ब्रोमीन प्लस एटम अगर आपको अटैच करना है, ब्रोमिनेशन करना है। ब्रोमिनेशन कैसे कर रहे हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो यहां से क्या बन जाएगा, FeBr4-, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, तो ये Br- को खा जाएगा। यहां से क्या मिलेगा आपको, Br+ इलेक्ट्रोफाइल। ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो 5th टाइम Br लग जाएगा, तो यहाँ पे पेंटा ब्रोमो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन ये पेंटा ब्रोमो प्रोडक्ट एक ही मिलना चाहिए, तो ऐसे आपको टेट्रा ब्रोमो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल काउंट करने हैं जहां से पेंटा ब्रोमो प्रोडक्ट एक ही आ सकता है।
बताइए टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट आपके पास क्या हो सकता है? एक तो ये वाला हो सकता है। टोटल 3 ही पॉसिबिलिटी है बेटा, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। टेट्रा ब्रोमो अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन पे, एक पॉसिबिलिटी तो क्या होती है 1 2 3 4, ये 1 2 3, ये 4 यहां लगाया था, ये 4 इधर लगा दो। एक पॉसिबिलिटी अपने पास आ जाती है 1 2 4 और 6, 1 2 4 और 6। और एक और पॉसिबिलिटी आती है, इसको इधर लगाओगे तब भी काम नहीं बनेगा, तो ऐसा करो कि फर्स्ट के बाद सेकंड ब्रोमीन एटम यहाँ पे अटैच मत करो, हाँ सेकंड ब्रोमीन एटम अटैच करो, थर्ड यहाँ अटैच मत करो, थर्ड को थोड़ा दूर अटैच कर दो। तो एक पॉसिबिलिटी अपने पास ये आएगी, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी टेट्रा ब्रोमो बेंजीन का नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे 1 2, ये 3 है तो ये 4, ये 5, तो 1 2 4 5, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ टेट्रा ब्रोमो बेंजीन। अब इसमें एक Br प्लस अटैच करना है, तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहां पर अगला Br प्लस अटैच होने से केवल एक ही पेंटा ब्रोमो डेरिवेटिव बने? तो यहां अटैच करो, यहां अटैच करो, 1 2 3 4 5 ही बनेगा बेसिकली। वो यहां अटैच कर सकते हैं, यहां नहीं, एक ही प्रोडक्ट आएगा। सिमिलरली इधर अटैच करो या इधर अटैच करो, एक ही पॉसिबिलिटी है। यहां अटैच करो या यहां अटैच करो, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो तीनों टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट, सॉरी टेट्रा ब्रोमो सबस्ट्रेट ऐसे हैं जहां से केवल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं लिखेगा, ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ओनली वन पॉसिबल है। तो बेसिकली जब यहां पे ब्रोमीन एटम को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पेंटा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, और हर किसी में केवल एक ही प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो ये कितना आंसर हो गया अपने पास 3, टोटल 3 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन ऐसी हो सकती है जहां पे मोनो सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल है। अब अगला क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन तो बेसिकली इससे पहले एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है। एक स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, इस स्ट्रक्चर का रिएक्शन आपको करना है KCN से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो KCN से अगर आपको रिएक्शन करना है K प्लस CN माइनस और एसिडिक मीडियम में, तो ये बेसिकली साइनोहाइड्रिन बनाने वाली रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HCN का जैसा। तो यहाँ अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड ही हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड में CN माइनस और H प्लस अटैच होने के बाद साइनोहाइड्रिन कंपाउंड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जब KCN के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पे कितने कंपाउंड मिल सकते हैं, हाउ मेनी। तो ये तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए केवल आपसे इतना दिया जा सकता है कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बहुत ही लंबा चौड़ा बना रखा है। अब इसका आंसर तुम में से कई लोग 8 भी बता सकते हैं, तुम में से कई लोग 2 भी बता सकते हैं। आंसर इसका कितना होगा 2। ध्यान से देखना कि जब भी अपने पास कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, और जब आप इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा कि ये sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन में ये जो अटैच्ड ग्रुप है ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है। लेट अस से कि बोर्ड के प्लेन में, तो बोर्ड में जो फ्रंट वाला स्पेस है और जो बैक वाला स्पेस है ये कंप्लीटली एम्प्टी है। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल बैक से भी अटैक कर सकता है। 2 प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रैसमिक मिक्सचर। या कितने प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, 2 प्रोडक्ट। तो यहां से भी आपको 2 ही प्रोडक्ट मिल सकते हैं। और ये जो कायरल कार्बन है जहां पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन आपको फिक्स करके दे रखी है, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा नहीं। रिएक्शन नहीं होगा तो इन कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज मत कर देना। तो ये CN माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है, ये CN माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, कार्बन के ऊपर आएगा CN माइनस, तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला गया, नेगेटिव, और इसका आप एसिडिफिकेशन कर दोगे तो OH बन जाएगा ये। या फिर अगला प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये। और बाकी जहां पे रिएक्शन नहीं हुआ ना, वहां कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करना है। ये PH H
CS3 कितने प्रोडक्ट आपके पास आ गए? 2, और ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे ड्यू टू एग्जिस्टिंग कायरल कार्बन। जहां पे अटैक किया वहां पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जहां पे अटैक किया इतना ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल काफी लंबा चौड़ा है। यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मिरर इमेज बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पार्शियल मिरर इमेज का कोई कंसेप्ट होता है। ये कंपाउंड है तो इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज ये नहीं है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा? डायास्टीरियोमर्स। अब आप में से कई लोग 8 आंसर कैसे देते हैं कि सर 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन और 3 कायरल कार्बन, 2⁻3, इसका आंसर कितना होगा? 8 नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी के जो 2 कायरल कार्बन हैं वहां पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है तो वहां से न्यू आइसोमर्स जनरेट नहीं हो सकते, वो किसी भी काम के नहीं है। जहां रिएक्शन हो रहा है, जहां न्यू कायरल कार्बन का जनरेट हो रहा है, वहीं से आपको बेसिकली 2 प्रोडक्ट मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना हो गया? 2। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी एक पेपर में आपसे पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? लिथियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से किया है, इससे कंपाउंड बनता है ए का रिएक्शन वाटर से करने से B+C बनता है, और ए का रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करने पे D बनता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बहुत इजी सा रिएक्शन है। लिथियम का रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करोगे तो लिथियम बेसिकली मोनोवैलेंट होता है, क्या ही बन सकता है? लिथियम हाइड्राइड बन सकता है, LiH बन सकता है, LiH2 तो नहीं बन सकता, मोनोवैलेंट है ये। LiH फर्स्ट ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं वो कंप्लीटली आयनिक ही होते हैं एक तरीके से। इसका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? Li+H-, हाइड्राइड आयन बहुत ही अच्छा बेस है, तो बेस क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा। वाटर में एसिडिक प्रोटॉन होता ही है, कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस, और ये क्या बन गया? Li+OH-, लिथियम हाइड्रोक्साइड गैस। तो ये तो हो गया अपने पास C, और ये हो गया B। ये C ही क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर इंडिकेट कर रखा है गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गया। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब आप इसका रिएक्शन करोगे तो ये लुईस एसिड ही है, ElCl3 के जैसा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या है? लुईस एसिड है। और यहाँ पे अपने पास क्या प्रेजेंट है? H- आयन, हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है। हाइड्राइड आयन को ये एक्सेप्ट कर लेगा। लुईस एसिड और लुईस बेस में रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा? Li+AlH4-। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LH बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को प्रिपेयर करने का ये मेथड हो गया। तो इस कंपाउंड किसने क्या बोल दिया? D, और ये क्या हो गया? A। क्या पूछा है कि ABCD में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल, ये आपको काउंट करके बताना है। तो हर किसी के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, तो 2 + 1 + 1 4 हो गया। और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 4 + 4 कितना हो गया? 8। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, और 8 स्टेटमेंट में से आपको काउंट करना कि कितना सही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीटली रिवाइज कर देगा ये क्वेश्चन, और बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ। NiCO4 इज अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड डाईमैग्नेटिक। NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स है और डायमैग्नेटिक है। अभी चेक कर लेते हैं। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में CO अपने पास लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग करवा सकता है। पेयरिंग करवा देगा तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 0। तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स से हो सकता है। निकल के मोस्टली कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? स्क्वायर प्लेनर DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो भी सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बताओ, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो कितना होगा? 18 + 4s2 3d8। ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इनर शेल के ऑर्बिटल आप कंप्लीटली फिल करो ताकि आउटर शेल के ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी रहे, और तभी ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके NiCO4 को बना सकते हैं। तो ये 3d10 तो कंप्लीटली फिल है, 18 पहले ही कंप्लीटली फिल है, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। यहीं से खाली मिलेगा तो 4s में 1 खाली मिलेगा, 4p में 3 खाली मिलेंगे, तभी ये CO लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3 कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहला तो सही हो गया। सेकंड पे आ जाओ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D6 लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कितना बोल रहा है? 2। गलत है बेटा।
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग इस तरीके से होता है। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। लो स्पिन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। यहाँ पे बेसिकली लो स्पिन केवल कब हो सकता है? जब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दो। पेयरिंग कब करवा सकते हैं? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो जैसे ही आपने लो स्पिन में गए, पेयरिंग करवाया तो कंप्लीट पेयरिंग हो गया। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। ये कितना बोल रहा है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये गलत। नेक्स्ट, AgNH3 whole twice Cl does not show paramagnetism. AgNH3 whole twice Cl, तो ये बेसिकली अपने पास क्या हो गया? Ag+। किसके जैसा होगा? Cu+ के जैसा। Cu+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s1 3d10। एक हटा दो तो Cu+, तो यही Ag+ का होगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस 4d10। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। इन्होंने क्या बोला हुआ है? पैरामैग्नेटिक। डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, तो सही हो गया। डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, इट शोज डायमैग्नेटिज्म। तो 3 स्टेटमेंट में से 2 तो सही हैं, एक गलत है। अभी 5 स्टेटमेंट आपको और चेक करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपने पास क्या है? लोअर चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल आयन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन के ऊपर अगर लोअर चार्ज डेंसिटी होगा, जैसे मान लो कि Fe+, Fe2+, Fe3+, लोअर चार्ज डेंसिटी में स्टेबिलिटी कम होगा। लोअर चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, बिल्कुल गलत है बेटा। चार्ज डेंसिटी अगर कम होगा तो Z इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। जहां पे Z इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी सेंट्रल मेटल एटम पे, वहां पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होना चाहिए। स्टेबिलिटी किसका हाईएस्ट आएगा? Fe3+ कॉम्प्लेक्सेस का। तो ये भी गलत दे रखा है। फेरोसिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है। फेरोसिन क्या होता है? FeC5H5 होल ट्वाइस। ये क्या हो गया अपने पास? साइक्लोपेंटाडाइईन एनाइन। तो -1 -2 कितना हो गया? Fe2+ है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। साइक्लोपेंटाडाइईन आइल एनाइन एरोमेटिक ही है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी सही हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन फेरोसिन इज +3, गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन फेरोसिन इज +2। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स MnCO6+ हैज अ स्ट्रॉन्गर CO बॉन्ड देन CrCO6। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। यहां से बेसिकली सिनर्जिक बॉन्डिंग रिवाइज होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये Mn है, CO के साथ इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो MnCO6 है प्लस। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +1। और CrCO6, CO न्यूट्रल होता है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0। ये बोल रहा है कि यहां पे जो CO बॉन्ड है ये स्ट्रांग है, तो चेक कर लेते हैं। ये मेटल है, मेटल के ये d ऑर्बिटल में आपको दिखा रहा हूं। यूजुअली क्या होता है कि जो कार्बोनिल में CO अपने पास लिगेंड होता है, कोई भी लिगेंड हो, लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो ये तो यूजुअल प्रोसेस है, लेकिन एक अनयूजुअल प्रोसेस क्या होता है कि जिस तरीके से ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ना, यहाँ पे इसका पाई स्टार खाली है, तो मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन, अपने d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में डोनेट करने लग जाता है। तो जिस तरीके से लिगेंड मेटल को डोनेट कर रहा है, उसी तरीके से मेटल लिगेंड को डोनेट कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ये जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जैसे ही ये इधर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा पाई स्टार में, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। जितना ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा डोनेट करेगा। तो मेटल और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल में कन्वर्ट होगा, डबल में कन्वर्ट होगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। और कार्बन ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल में कन्वर्ट होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? बेसिकली वीक। अब यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा कहाँ हो सकती है? एक में Mn+ है, एक में CO है। Mn+ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 आ रखा है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं करेगा या सिनर्जिक बॉन्डिंग कम करेगा। यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर वीक हो जाएगा, या कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर वीक है क्रोमियम वाले केस में, तो Mn वाले केस में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी।
तो ये स्टेटमेंट भी इन्होंने सही दे रखा है। और लास्ट स्टेटमेंट अपने पास क्या है, COCN63 माइनस हैज अ लार्जर डेल्टा नॉट वैल्यू देन द कॉम्प्लेक्स COH2O63 प्लस। तो COCN63 माइनस और COH2O3 प्लस, एक जगह लिगेंड अपने पास CN है, दूसरी जगह लिगेंड H2O है। CN लिगेंड बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी ना, ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वीक फील्ड लिगेंड। SFL बेसिकली स्प्लिटिंग ज्यादा करवाता है। तो COCN6 3 माइनस, कॉबल्ट यहाँ 3 प्लस में प्रेजेंट है, H2O6 3 प्लस, कॉबल्ट यहाँ पे भी 3 प्लस में प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कॉमन है, लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे कॉमन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन है, तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बेसिकली दोनों जगह ऑक्टाहेड्रल ही दे रखा है। तो केवल लिगेंड डिफरेंट है, तो लिगेंड के नेचर से आप निकाल सकते हो कि कहाँ पे डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये बेसिकली ज्यादा आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज कर लिए। सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड आपको बता दिया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके नहीं बता रहा हूं। जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं और सेकंड ग्रुप के जो मेटल हैं, मतलब कि लिथियम सोडियम या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इन मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं मोस्टली इनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो ये जो मेटल है आप एस ब्लॉक में इनके कंपाउंड्स जब पढ़ते हो तो वहाँ बेसिकली आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिड्यूसिंग पावर आपको पढ़ना होता है, मेटल के कार्बोनेट होते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी आप पढ़ते हो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ते हो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ते हो। ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी इन वाटर, ये दोनों ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिबिलिटी आपने पढ़ा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा होगा, रिड्यूसिंग पावर पढ़ा होगा, हाइड्रेशन ये तो कोई भी बता सकता है, जितना ज़्यादा छोटा कैटाइन या एनाइन होगा वाटर में उसका हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होता है। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली और क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं एस ब्लॉक के मेटल्स और मेटल्स के कंपाउंड के लिए आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर मान लीजिए कि गलत होता है तो थ्योरी आप अपनी रिवाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हमें गिवन है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है तो उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। COCl2 Br2, ये कितना हो गया अपने पास 2 माइनस, RHEN होल थ्राइस, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, क्रोमियम EN ट्वाइस, Br2 पॉजिटिव, PtEN Cl2, और लास्ट में अपने पास क्या है CONH3 NO2 होल थ्राइस। इन टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस में आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं तो कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे। कॉबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2+, मतलब कि 3d7। तो 3d7 में वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बेसिस पे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टोटल यहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये कैसा होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है। सिमिलरली RHEN होल थ्राइस, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में AA टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड आप केवल एक ही तरीके से लगा सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली क्रोमियम EN2 Br2, ये बाइडेंटेड है मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मोनोडेंटेड है मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में Br और Br या तो 90 डिग्री मतलब सेम साइड हो सकते हैं या ऑपोजिट साइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा, और टोटल ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाएंगी 2।
इस पे आ जाओ PT EnCl2। PT अपने पास 3D के बाद 4D, 4D के बाद 5D, 5D सीरीज का एलिमेंट है सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में टोटल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में Gi पॉसिबल होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में Gi पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि En को आपने अटैच कर दिया तो ये बाकी की 2 जगह आप Cl ही अटैच कर सकते हो। Cl सिस में तो हो सकता है लेकिन ट्रांस में नहीं जा सकता, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ आ जाते हैं मोनोडेंटेड मल्टीप्लाइड बाई 3, मोनोडेंटेड मल्टीप्लाइड बाई 3, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया Me3B3। तो यहाँ बेसिकली कितनी ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज आती हैं? 2। तो 2 + 2 कितना हो गया? टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है इन 5 कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया और यहाँ से आपको ये वापस से पता चल गया कि जो sp3 होता है, sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो 1 2 3 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको ना तो कम किया जा सकता है ना ही ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ बेसिकली ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज़ नहीं आती हैं। नॉन प्लेनर में Gi शो नहीं होता है। अगर आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना के दे रखा है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना के दे रखा है तभी ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी एग्जैक्टली एडवांस पैटर्न का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ है। SN2TH रिएक्शन का एक कॉम्प्रिहेंशन आपको दे रखा है और कॉम्प्रिहेंशन में SN2TH रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रखा है और इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम हैं। इसके पहले जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे थे तब वो सिंगल करेक्ट थे, अभी ये मल्टीपल करेक्ट में आ गए। क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है, थोड़े से ऑप्शन चेंज किए और क्वेश्चन का जो टाइप है ये चेंज हो चुका है। क्वेश्चंस आप देखना, Which of the following compound don't form amide when reacts with CS3COCl? CS3COCl के साथ अगर आप अमाइंस का कुछ रिएक्शन करोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है या लीविंग ग्रुप है। एसिड डेरिवेटिव में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है और अमाइंस में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, SN2TH रिएक्शन। और SN2TH रिएक्शन में फिर वापस यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अब ये Cl- यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये क्या बन गया? HCl। और ये क्या हो गया? CH3C डबल बॉन्डो NHR, अमाइड बन गया। नाइट्रोजन के इधर आ रहे हैं, इधर कार्बन है, मतलब 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री अमाइड। लेकिन अमाइड तो बना, 2 डिग्री अमाइड भी बन सकता है, 3 डिग्री अमाइड भी बन सकता है, 1 डिग्री अमाइड भी बन सकता है। लेकिन अमाइड बनाने के लिए न्यूक्लियोफाइल आपको बेसिकली नाइट्रोजन का लॉन पेयर चाहिए और सेकंड स्टेप में यहाँ पे Cl- H+ रिमूव करेगा तभी जाके ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो आपको यही समझाया था कि न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन वाला है तो बेसिकली 3 डिग्री अमाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन जब यहाँ पे अटैक करेगा ना तो फाइनली कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बनेगा और Cl- यहाँ से कार्बोकेटाइन को तो रिमूव कर नहीं सकता। कार्बोकेटाइन अगर रिमूव नहीं होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। 3 डिग्री अमाइन CH3COCl के साथ सक्सेसफुली SN2TH रिएक्शन करके अमाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो न्यूक्लियोफाइल अमाइंस आपको दे रखे हैं, इन अमाइंस में से कौन सा अमाइन ऐसा है जो CH3COCl के साथ SN2TH रिएक्शन करके अमाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो आपको केवल इतना चेक करना है कि अमाइंस में नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे कंप्लीटली SN2TH रिएक्शन हो जाएगा और SN2TH रिएक्शन के बाद अमाइड आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? CH3NH तो ये तो बेसिकली CH3COCl पे अटैक करके सक्सेसफुली SN2TH रिएक्शन कर सकता है। SN2TH रिएक्शन करने के बाद यहां से आपको अमाइड मिल जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में अपने पास एक 3 डिग्री अमाइन दे रखा है और 3 डिग्री अमाइन CH3COCl के साथ सक्सेसफुली SN2TH रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये एक आंसर हो गया। सिमिलरली पिरिडीन में भी अपने पास नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये यहाँ से जब CH3COCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सक्सेसफुल रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको अमाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और फाइनली आपको क्या दे रखा है? प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन तो CH3COCl के साथ अच्छे से SN2
TH रिएक्शन करेगा, SN2TH रिएक्शन जब ये करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ताकि लीविंग ग्रुप लीव कर सके। और जब ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। Cl माइनस यहां से H+ को रिमूव कर लेगा तो फाइनली एक न्यूट्रल अमाइड मिलेगा। तो न्यूट्रल अमाइड प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए SN2TH रिएक्शंस है। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन एटम कंपलसरी है, अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो अमाइड मिल सकता है। हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन पे प्रेजेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे सक्सेसफुल रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी अमाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर अपने को क्या मिल गया, 2 और 3। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस इन्होंने किया है बेसिक मीडियम में, और इस हाइड्रोलाइसिस को करने के बाद कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में आपको दे रखा है, तो कम से कम ये दोनों क्वेश्चन तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे 18 इंडिकेट कर रखा है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया है। तो ये पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मिल सकता है। हाइड्रोलाइसिस में अपने पास न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, वाटर। और अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर ये O18 लेबल नहीं लगा होता ना, तो विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म हम इसका आंसर बना देते हैं। कैसे आंसर बनाते हैं कि एसिड डेरिवेटिव में ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके एक तरफ OH माइनस एक तरफ H+ अटैच कर दो, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस किसी भी तरीके से किया जाए, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और अल्कोहल बन जाता है। लेकिन यहाँ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर O18 का लेबल लगा रखा है, तो ये ऑक्सीजन एटम अल्कोहल वाले पार्ट में जाएगा या एसिड वाले पार्ट में जाएगा, ये तो मैकेनिज्म फॉलो करके ही हम पता कर सकते हैं। तो बेसिक मीडियम है, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, CH3 C डबल बॉन्ड O18 OH2 प्लस O C2H5 माइनस। बेसिक मीडियम है तो यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा, C2H5O माइनस। ये वाटर की कोई कमी थोड़ी है, सॉल्वेंट में से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करके ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं रह पाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा खासा एसिडिक होता है, और ये जो एसिड है ये तो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होकर H+ देता ही है। चाहे वीक एसिड है तो कम डिसोशिएट होगा लेकिन H+ डोनेट करता है। और यहाँ तो बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में इस एसिड की और बेस का रिएक्शन तो होगा ही सही। तो OH माइनस यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट, और इस एसीटेट में एक ऑक्सीजन एटम पे O18 का लेबल लगा रखा है। तो ये आपने कंप्लीटली इसके प्रोडक्ट बना लिए। प्रोडक्ट में आपको अब क्या दे रखा है, कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो पहला प्रोडक्ट है, ये सारे ऑप्शन वापस से बनाने पड़ेंगे। पहले प्रोडक्ट में आपको एसीटेट आयन बना के दे रखा है, पहले प्रोडक्ट में एसीटेट आयन बना के दे रखा है, और इस एसीटेट आयन में O माइनस के ऊपर 18 है। ठीक है, तो आपको क्या लगा कि सर 18 O माइनस के ऊपर नहीं है, डबल बॉन्ड O के ऊपर है, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। तो O18 के ऊपर वापस से कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड आ गया, नॉर्मल O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब ये जो प्रोडक्ट है जो आपको इस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमें इस रिएक्शन में मिला है। सेकंड अपने पास क्या हो गया, अगेन एसीटेट आयन है, लेकिन एसीटेट आयन में किसी भी ऑक्सीजन आइटम के ऊपर O18 का लेवल नहीं है। तो ऐसा एसीटेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है। सेकंड अपने पास क्या आ गया, C2H5OH, यहाँ पे भी C2H5OH, यहाँ पे O18 का लेबल नहीं है, यहाँ O18 का लेबल है। अल्कोहल में C2H5OH में ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो थर्ड आंसर होगा, फोर्थ नहीं होगा। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, 1 और 3। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियस पेपर्स में सॉल्व किया हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे लोगों ने ये क्वेश्चन तो बना दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैसेज आपको दे रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। हाइड्रोजन और आयोडीन गैस का रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनता है, और हर किसी का स्पेसिफिकेशन दे रखा है। 7 लीटर का एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 427 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों 0.5 मोल आपको दे रखे हैं।
सारा पैसेज लिख देता हूं, क्योंकि पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके अगले 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यह 7 लीटर का कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो ऐसा लिख देता हूं कि ऑल गैसेस प्लस आयोडीन गैस है, ये दोनों रिएक्ट करके 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये टाइम t इक्वल टू 0 पे 0.5 मोल है, ये भी 0.5 मोल है और ये अभी नहीं है। और टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम में 0.5 में से यहाँ कितने मोल रिएक्ट कर जाएंगे, लेट अस से कि x मोल रिएक्ट करते हैं, तो इसके x मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके भी x मोल ही रिएक्ट करेंगे, स्टोइकियोमेट्री से आ रहा है। और अगर इसके x मोल रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिकली कितना बनता है 2x। तो ये आपने इक्विलिब्रियम पे पता कर लिया कि हाइड्रोजन आयोडीन और 2HI मतलब कि HI गैस के कितने मोल यहाँ पे होंगे। 7 लीटर का कंटेनर है और टेम्परेचर आपको दे रखा है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन का Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये आपको दे रखा है 49। अब क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। इसका जो क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, वैल्यू ऑफ Kp इज 49। सारे ऑप्शंस में पहले लिख देता हूं, उसके बाद सॉल्व करके निकाल लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। Kp का जो वैल्यू है ये 49 है। टोटल प्रेशर इन द चैम्बर Pt 8.21 atm आपको दे रखा है। टोटल प्रेशर इन दिस पर्टिकुलर चैम्बर। इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर इज 1 मोल। तो मोल टोटल इक्विलिब्रियम ये आपको दे रखे हैं 1 मोल। इक्विलिब्रियम पे ये जितना डिसोशिएट होता है, ये जितना डिसोशिएट होता है और HI का जितना फॉर्मेशन होता है, सब कुछ काउंट करने के बाद टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल गैसेस मस्ट बी 1 मोल, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। चेक करेंगे सही है या नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम इज 1/9 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI है। चेक कर लेते हैं कितना स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे। तो Kp आप कैसे निकालोगे जब Kc की वैल्यू आपको दे रखी है। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng अपने पास क्या होता है, गैसियस कंपोनेंट जो होता है ना, इनके मोल का डिफरेंस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो गया, Kc इंटू RT डेल्टा Ng। 1 मोल और इधर कितना है 2 मोल, तो 2 माइनस 1 डेल्टा Ng का वैल्यू कितना हो गया 0, RT रेज टू पावर 0 कितना हो गया 1, Kp इज इक्वल टू Kc दैट इज इक्वल टू 49। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ, P टोटल दैट इज इक्वल टू 8.21 atm। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर ये है। अब टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PV इक्वल टू nRT। इक्विलिब्रियम की अगर बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस आपको पता होना चाहिए, चाहे ये गैस हाइड्रोजन गैस है, चाहे आयोडीन गैस है, चाहे HI गैस है, हर किसी को आइडियल गैस कंसीडर करके टोटल प्रेशर हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको टोटल मोल निकालने पड़ेंगे, तो सी ऑप्शन आपको पहले देखना पड़ेगा। बताइए टोटल मोल अपने पास कितना हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स और प्लस 2x, सारे के सारे गैसियस कंपोनेंट हैं। तो ये चाहे कितना ही डिसोशिएट हो जाए, इनिशियली भी आपके पास 1 मोल ही प्रेजेंट था, 0.5 प्लस 0.5, और इक्विलिब्रियम पे भी 0.5 प्लस 0.5 1 मोल ही प्रेजेंट होगा। तो एंड टोटल आपको पता है, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। मोल्स टोटल एट इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल गैसियस कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 मोल। और अगर सी ऑप्शन आपने पता कर लिया तो सेकंड ऑप्शन भी आप पता कर लोगे। प्रेशर टोटल इज इक्वल टू वॉल्यूम टोटल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल टोटल 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 427 डिग्री सेंटीग्रेड इज 700 केल्विन। तो ये 7 गया, ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो 8.21 atm इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड एट इक्विलिब्रियम। ये भी सही है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1/9 मोलर है। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इक्विलिब्रियम पे HI के, H प्लस नहीं है, HI का मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मोल और वॉल्यूम दोनों चाहिए। वॉल्यूम कंटेनर का आपको दे रखा है, बस इक्विलिब्रियम पे ये फाइंड आउट करो कि HI के मोल कितने हैं। तो मोल निकालने के लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम में यहाँ पे x मोल डिसोशिएट हुआ तो यहाँ पे भी x मोल ही डिसोशिएट होगा और HI का कितना बनेगा 2x। अब ये फाइंड आउट करो कि इक्विलिब्रियम में इसका कितना x मोल डिसोशिएट होता है। तो बताइए Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपने पास क्या है 2x डिवाइडेड बाय 7 लीटर। ये तो मोल है, मोल में वॉल्यूम का डिवाइड करो तब जाके कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
I माइनस रेस्ट टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 49। तो ये 7 तो सारा ही चला गया, स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में हो गया, 49 है तो अंडर रूट लिया तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस एक्स हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2/7x, ये कितना हो गया 0.5, 1/2 हो गया माइनस एक्स, ये आ जाएगा प्लस एक्स, 2/7 प्लस 1 कितना हो गया 9/7x, तो 9/7x इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/18। तो आपको ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन और आयोडीन के कितने मोल डिसोशिएट हुए। पहले 3 ऑप्शन करेक्ट थे, फोर्थ ऑप्शन हम देख रहे हैं। और क्या पता चल गया कि HI के मोल कितना है, मोल है अपने पास 2 × x और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया 1/9 मोलर। फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो इस पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इस फर्स्ट क्वेश्चन में चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन वेरीज विद। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कोई भी एक अपने पास पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप केवल कौन से फैक्टर से चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर से। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे। अगर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है, मतलब कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज होता है। और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू डिक्रीज होता है। केवल टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 फैक्टर दे रखे हैं, आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू को चेंज कर दे। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, बिल्कुल ये एक ही तो फैक्टर होता है। सेकंड फैक्टर है वॉल्यूम प्रेशर, बिल्कुल गलत है बेटा, वॉल्यूम चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर लो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आप चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, केपी या केसी कोई भी हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन फोर्थ ऑप्शन आप अच्छे से देखना, स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। स्टोकियोमेट्री अगर आप डिस्टर्ब करोगे ना, तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, रिएक्शन चेंज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लो कि A + B दैट इज इक्वल टू C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब कर दिया, वैसे डिस्टर्ब नहीं किया, अभी भी ये स्टोकियोमेट्रिकली बैलेंस्ड ही है, लेकिन आपने हर किसी के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, डबल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो डिस्टर्ब होकर कितना आ जाएगा, डबल से मल्टीप्लाई किया तो K⁻² आ जाएगा, K² आ जाएगा, और ये सब आपने पढ़ रखा है। तो बेसिकली 1 ऑप्शन एंड 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वापस ये किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, और बहुत ही अच्छा पैसेज यहाँ पे दे रखा है। आपको ये बता रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कहीं पे भी अगर कीलेटिंग लिगेंड होता है, तो कीलेटिंग लिगेंड की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली ज़्यादा स्टेबल बनता है। और ये कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इस कॉम्प्रिहेंशन से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कीलेटिंग लिगेंड की प्रेजेंस में स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है। देखना कॉम्प्रिहेंशन आपके पास क्या दे रखा है, COH2O6 3+, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी लेटेस्ट से कि अमोनिया से, तो अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल हैं, इससे आपने नया कॉम्प्लेक्स बना दिया CONH3 3+, और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गए। तो एक तो ये हो गया। सेकंड कॉम्प्लेक्स अपने पास क्या हो गया, क्या आप ऐसा करो कि नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, लेकिन आपने अमोनिया यहां पे लिगेंड नहीं लिया, EN लिगेंड ले लिया। तो EN अपने पास क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो टोटल 3 लिगेंड आपको लेने की जरूरत है। पहले भी यहां पे कोबाल्ट और H2O, ये अपने पास क्या था, इनिशियली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था, इसको ब्रेक करके हमने कौन सा बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन के साथ। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, वापस से कोबाल्ट का नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनेगा। तो सेम बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं
और सेम बॉन्ड का फॉर्मेशन वापस से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो अमोनिया के साथ हुआ और यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो इथाइल डाइअमाइन EN जो लिगेंड है उसके साथ होगा। टोटल यहाँ पे 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 6 बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे भी 6 बॉन्ड ब्रेक होंगे, 6 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। तो एंथैल्पी वाइज तो ये दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। क्या बन जाएगा? COEN होल थ्राइस 3 प्लस 6H2। एंथैल्पी तो ऑलमोस्ट दोनों रिएक्शन का सेम है। फिर आप कैसे बता सकते हो कि सेकंड रिएक्शन में ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? आपको पता ही है कि यहाँ पे जो कीलेटिक लिगेंड है इससे मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये बेसिकली हम कैसे बता सकते हैं मोर स्टेबल है या मोर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा भी आपको दे रखा है। अब इन्होंने क्या बताया कि 10,000 टाइम्स 1 लाख टाइम्स इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। तो K2 और K1 की वैल्यू बेसिकली कितनी है? K अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा रिएक्शन बेसिकली उतना ही ज़्यादा कंप्लीट हो सकता है। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेंगे वो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा कंप्लीट होगा। ये जो रिएक्शन है इसका जो K2 है K1 के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स है। मतलब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये इसके कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स स्टेबल है। तो ये आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हो? जबकि दोनों कंपाउंड में या दोनों रिएक्शंस में सेम टाइप के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और सेम टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कोबाल्ट ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, कोबाल्ट नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बावजूद भी सेकंड रिएक्शन में मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया, या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू फर्स्ट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू से 1 लाख टाइम्स कैसे आ गया? तो ये बेसिकली अब किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और यही आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट मे बी द मेन रीजन फॉर द रिएक्शन टू हैविंग रिलेटिवली सच लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? सेकंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट के कंपैरिजन में इतना लार्ज कैसे है? इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? तो रीजन पॉसिबल क्या हो सकता है देखना, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, यही होता है। डेल्टा G की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो डेल्टा G इज इक्वल टू अपने पास इक्विलिब्रियम की बात करें तो डेल्टा G नोट की वैल्यू होती है माइनस RT ln K। तो यहाँ से तो कोई रिलेशनशिप आएगा नहीं। नॉर्मली आपको बस इतना देखना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, मतलब मैथमेटिकली हम वैल्यू नहीं ला रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर एंट्रोपी इंक्रीज होता है तो ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है। अब इन दोनों में आप देखना 6 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल वापस से ऐड हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ तो एंट्रोपी चेंज कितना आ जाएगा? 0 कि फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। इनिशियली अपने पास 6 फ्री मॉलिक्यूल्स थे, फाइनली वापस से 6 फ्री मॉलिक्यूल हैं, तो एंट्रोपी चेंज ऑलमोस्ट 0 आ रहा है। ठीक है, बाकी NH3 का जो एंट्रोपी H2O की इक्वल तो नहीं होगा, वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए 3 मॉलिक्यूल तो अटैच हो रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल लूज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी का चेंज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ एंट्रोपी का चेंज अगर पॉजिटिव है, एंट्रोपी चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में एंट्रोपी ज़्यादा, इनिशियल में एंट्रोपी कम है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो ये रिएक्शन बेसिकली ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, ज़्यादा फेवरेबल होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू फर्स्ट के कंपैरिजन में 10,000 ज़्यादा आ रही है, 10,000 नहीं 1 लाख टाइम्स ज़्यादा आ रही है। तो इसका रीज़न अपने पास क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? पहला रीज़न देखना, सारे ऑप्शन आप सुन लो अच्छे से। रिलेटिवली स्मॉल डिक्रीज इन एंट्रोपी, बिल्कुल गलत। रिलेटिवली लार्ज डिक्रीज इन एंट्रोपी, बिल्कुल गलत। रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन एंट्रोपी इन रिएक्शन 2 एंड रिलेटिवली लार्ज इंक्रीज इन एंट्रोपी इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में एंट्रोपी का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही लार्ज है, एंट्रोपी जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फेवरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अभी इस पैसेज का सेकंड क्वेश्चन आपको और देखना है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज कीलेटिंग लिगेंड? यहां तो आंसर क्या था? 4। अब सेकंड क्वेश्चन था इसका, कीलेटिंग लिगेंड कौन सा? N3 माइनस अजाइडाइन कीलेटिंग लिगेंड नहीं है। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये तो कीलेटिंग लिगेंड होता ही है। शक्ल आपको बनानी आती है, शक्ल बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका एक ही मॉलिक्यूल बेसिकली 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो उसको क्या बोलता है? हेक्साडेंटेड। जो भी मोनोडेंटेड से ज्यादा है वो हमेशा कीलेटिंग लिगेंड है। PPS3 ये भी कीलेटिंग लिगेंड नहीं है, मोनोडेंटेड है। और EN को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइअमाइन। CH2 NH2
NH2, तो ये NH2 से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी बेसिकली अपने पास कीलेटिंग लिगेंड है। आंसर हो गया 2 और 4। तो ये CT3 का पेपर 1 हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। पेपर बहुत इजी था। इस पेपर में मोर देन 60% क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल पे थे, और इन सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है।